नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं एक ऐसी क्राइम की कहानी, एक ऐसे वाकये के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको आरुषि हत्याकांड की याद आ जाएगी। हालांकि इस मामले को पुलिस ने महज 16 घंटों में ही सुलझा लिया। ये घटना दिल्ली की है। दिल्ली के पॉश इलाके जंगपुरा बी ब्लॉक की ये वारदात है और तारीख है 10 जून मंडे। होता यह है कि रात तकरीबन 9:30-10 बजे बी ब्लॉक के एक मकान से पुलिस को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने वाला ये बताता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और मेघालय के एडवोकेट जनरल अमित कुमार के घर से बोल रहा है और उसके घर में कुछ लोग घुस आए हैं जिन्होंने उनके घर में काम करने वाले एक लड़के को चाकू मार दिया है। अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के घर इतने पॉश इलाके में अगर कोई किलर हो या रॉबर हो अगर घुस आता है, चाकूबाजी होती है, तो फिर अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला और बड़ी घटना है। फ़ौरन पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस जांच करती है तो देखती है कि वाकई अमित कुमार के घर काम करने वाला जो ऑफिस बॉय है, जिसका नाम है दीपक, वो खून से लथपथ वहाँ पड़ा हुआ है। उसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब है। उसे एक के बाद एक कई चाकू मारे गए हैं और उसके हाथ पांव जो है वो बंधे हुए हैं। तो जाहिर है, मतलब जो किलर्स हैं या अटैकर्स हैं, किलर्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि अमित जो है, माफ़ कीजिएगा, दीपक जो है वो जिंदा है, जीवित है, लेकिन जिस तरह से उस पर हमला हुआ उसे देखकर लग रहा था कि इन लोगों ने पूरी तैयारी से उस पर हमला किया और हाथ पांव बांधकर उसे चाकू मारे। लेकिन कौन थे वो हमलावर और कहाँ चले गए, इसके बारे में अब पुलिस को पता लगाना था। लेकिन इसी बीच पुलिस को उसी घर में तफ्तीश करते हुए ये पता चलता है कि घर में जो उनका कुक है, रसोइया कमल, वो जो है घर से गायब है। अब कमल का गायब होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद इस घटना में कमल का हाथ हो सकता है। पुलिस को भी ऐसा ही शक होता है और पुलिस जो है अब कमल की तलाश करने लगती है और कमल को अटैकर के तौर पर पुलिस ढूंढने लगती है। लेकिन कमल तक पहुंचने से पहले पुलिस के लिए ज़रूरी यह भी है कि वो जो इस मकान के मालिक हैं, गृह स्वामी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अमित कुमार, उनसे भी बात करे। तो पुलिस जब अमित कुमार से पूछताछ करती है, उनसे बात करती है, तो पता चलता है कि अमित कुमार अपनी बीवी और बेटी के साथ जब ये वारदात हुआ उस वक्त घर के बाहर थे और घर में जब ये वारदात या दुर्घटना जो भी कहें, जब ये हुआ उस समय उनके 84 साल के बुजुर्ग पिता और 23 साल का बेटा आदित्य था और इसके अलावा कुक, जिसको अभी पुलिस तलाश रही थी, कमल, वो तो था ही, और साथ ही था ऑफिस बॉय दीपक। यानी कुल 4 लोग थे। 4 लोगों में से 2 लोग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बिल्कुल सही सलामत थे, उन पर कोई हमला नहीं हुआ, चोट नहीं लगी। एक जो है वो लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच चुका था चाकू के हमले में, और एक जो कुक है, रसोइया है, वो गायब हो चुका था। तो ये थी अब तक की तफ्तीश का पूरा नतीजा या पूरी कहानी। अब पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है अमित कुमार से, तो वो घर के हालात के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही वो ये भी बताते हैं, जब पुलिस पूछती है कि क्या आपके घर में पहले कोई नौकर या कोई एम्प्लॉय रहा है जिससे आपकी कभी कोई रंजिश रही हो या आपने कभी उसे डांटा फटकारा हो, तो इस तरह की पूछताछ और इस तरह के सवालों से पुलिस को एक नई जानकारी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि अमित कुमार एडवोकेट जो हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही जिरीश काज़मी नाम के एक लड़के को अपने घर से नौकरी से निकाल दिया था। कुछ ऐसी हरकत उसने की थी जिसके बाद अमित कुमार जो है उससे नाराज़ हो गए और जिरीश को नौकरी से निकाल दिया। ये जिरीश जो है वो एडवोकेट अमित के घर में कुक की तरह काम करता था। तो अब पुलिस जो है इस एंगल पर भी पता कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के पीछे जिरीश का हाथ हो, क्योंकि ऐसे कई मामले पहले देखे गए हैं जिसमें फॉर्मर एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने एम्प्लॉयर से खुन्नस निकालने के लिए या किसी गुस्से में उनके घर पर हमला करते हैं, लूटपाट या चोरी की कोशिश करते हैं। तो कहीं ये मामला भी तो ऐसा नहीं था। पुलिस अब इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगी और इसी सिलसिले में पुलिस ने जिरीश काज़मी की पूरी जन्म कुंडली निकलवाई। जन्म कुंडली मतलब वेयर अबाउट्स, लिटरल जन्म कुंडली नहीं, एस्ट्रोलॉजी वाली। तो खैर, जिरीश काज़मी के बारे में जब पुलिस ने ब्यौरा निकाला तो पता चला कि वो मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और ये जो कमल नाम का कुक है जो अभी
अमित कुमार के घर में काम कर रहा था, वो और जिरीश जो है पहले साथ में ही उनके घर में काम किया करते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो जिरीश जो है उसे नौकरी से हटा दिया गया था और कमल नौकरी पर था लेकिन वो गायब था। तो ये सारी चीज़ें लिंक भी जुड़ रही थी एक तरह से देखा जाए तो। इनके बीच में कोई बातचीत होती हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस के मन में और घर वालों के मन में कई सवाल थे। पुलिस ने अब काज़मी को ट्रेस करने की शुरुआत की और ट्रेस करते करते पुलिस को ये पता चला कि वो रहने वाला तो मूल रूप से मेरठ का है, लेकिन इस वक्त उसकी लोकेशन राजधानी दिल्ली में ही है। और जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया और फाइनली उसे दिल्ली के ही एक बस स्टॉप से पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया, पकड़ लिया। और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने एडवोकेट अमित कुमार के घर हमला करने की बात कबूल कर ली। और सिर्फ उसने अकेले इस हमले को अंजाम देने की बात नहीं कही, बल्कि ये कहा कि उसके साथ उसका एक साथी जिसका नाम अमन तिवारी है वो भी इस घटना में शामिल था और उन दोनों ने मिलकर ही अमित कुमार के घर हमला किया था। और अमन नाम का वो जो लड़का है, अमन तिवारी, जो को एक्यूज्ड है, वो दिल्ली के बवाना इलाके का रहने वाला है। तो जब जिरीश जो है वो इंटरसेप्ट हो गया, पकड़ में आ गया, तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अमन को भी पकड़ लिया। और जब इनसे और पूछताछ हुई तो दीपक नाम का जो ऑफिस बॉय है जिस पर यह हमला हुआ था, उसके बारे में पूरा सीक्वेंस क्लियर हो गया। ये पता चला कि ये दोनों, जिरीश काज़मी और अमन तिवारी जो अटैकर हैं, वो दोनों रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अमित कुमार के घर घुस आए थे और पूरी तैयारी से रस्सी और चाकू वगैरह जैसी चीज़ें लेकर आए थे। उनका इरादा घर में घुसकर लूटपाट करना था और अगर कोई रास्ते में अड़ंगा लगाए तो उसकी जान ले लेना या उसे चाकुओं से ज़ख्मी कर देने का था। और इसी प्लानिंग के तहत वो घर के अंदर घुस आए थे और 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर के बीच में सीढ़ियों पर इनका दीपक नाम के ऑफिस बॉय से इनकाउंटर हो गया। हुआ ये कि दीपक वहाँ से उतर रहा था और उतरते ही उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर जो है ये दोनों छुपे हुए हैं, जिरीश काज़मी और अमन तिवारी। और जैसे ही दीपक ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन, यहाँ क्या कर रहे हो, दीपक उनको नहीं जानता था। तो इन दोनों ने पहले तो कहा कि वो वाटर मीटर चेक करने के इरादे से वहाँ आए हैं और उसके बाद दीपक को काबू कर उससे इलेक्ट्रॉनिक सेफ का कॉम्बिनेशन नंबर यानी जो कोड होता है वो पूछने लगे। लेकिन दीपक जो ऑफिस बॉय था वो या तो इसके बारे में नहीं जानता था या फिर बताना नहीं चाहता था। तो जब उससे कोई जानकारी इन दोनों को नहीं मिली तो उन्होंने दीपक के हाथ पांव बांधे और उसके बाद उस पर चाकुओं की बरसात कर दी। और जब दीपक पर हमला होने लगा तो दीपक ने शोर मचाने की शुरुआत की। उसने बहुत चिल्लाना शुरू किया और उसकी चीख पुकार सुनकर घर में जो मौजूद एडवोकेट अमित कुमार का बेटा है आदित्य, वो दौड़कर जो है सीढ़ियों की तरफ गया और जब तक वो सीढ़ियों की तरफ पहुंचता तब तक दोनों अटैकर जो है वहां से गायब हो चुके थे। अब दोनों के भाग जाने के बाद घर वाले जो है वो दीपक को लेकर अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आ गई और हॉस्पिटल दीपक को लेकर गई। मामले की तफ्तीश शुरू की गई। लेकिन जिस तरह से रहस्यमयी तरीके से कमल नाम का रसोइया जो इसी घर में काम करता था वो गायब था, वो जो है पुलिस वालों का शक जो है वो कमल की तरफ भी मोड़ रहा था और पुलिस इस एंगल पर भी सोच रही थी। सोमवार रात की यह घटना है। सोमवार की पूरी रात निकल गई और मंगलवार की सुबह इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। वो खुलासा ये था कि रसोइया कमल जो है वो कहीं भागा नहीं था, बल्कि उसकी भी हत्या हो चुकी थी। और हत्या करने वाले कोई और नहीं, यही जिरीश काज़मी और उसका साथी अमन तिवारी थे, जिन्होंने 4th फ्लोर के सर्वेंट रूम में कमल की हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को बेड बॉक्स के अंदर छुपा दिया था। इनसे जब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, कमल की तलाश जब लगातार पुलिस कर रही थी, तो इसी एक्सरसाइज में पुलिस को वक्त लगा और कमल की लाश को डिस्कवर करने में, ढूंढ कर निकालने में पुलिस के लिए रात से सुबह हो गई। और सुबह जब पुलिस ने ऊपर सर्वेंट रूम की जाकर तलाशी ली तब कमल की डेड बॉडी वहाँ से रिकवर हुई। और इसी के साथ ये बात भी क्लियर हो गई कि इस हमले में, ऑब्वियसली इस मर्डर में भी कमल का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि कमल कोई एक्यूज्ड नहीं बल्कि वो तो विक्टिम था, जिसकी कातिल लड़कों ने, काज़मी ने और तिवारी ने
चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस ने महज 16 घंटे में एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करके इस मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस घटना ने आरुषि हत्याकांड की याद जो है वो ताज़ा करवा दी। वो इसलिए ताज़ा करवा दी क्योंकि आपको याद होगा जब आरुषि की हत्या हुई थी तब आरुषि के घर में जो सर्वेंट था हेमराज, वो रहस्यमय तरीके से गायब नज़र आ रहा था। लोगों को लग रहा था कि शायद आरुषि की हत्या हेमराज नहीं की है, लेकिन अगले दिन हेमराज की डेड बॉडी, हेमराज की लाश आरुषि के घर की छत पर से बरामद हुई थी और ये पता चला था कि हेमराज कातिल नहीं बल्कि मकतूल है, कातिलों का दूसरा शिकार है। तो ये मामला भी कुछ ऐसा ही है जिसमें इमीडिएटली नहीं बल्कि कई घंटे गुजर जाने के बाद, तारीख बदल जाने के बाद पुलिस को इस मामले में मकतूल का पता चला और जो दूसरा लड़का है वो तो खैर लकीली जीवित है और अस्पताल में जो है अभी हालात का मुकाबला कर रहा है। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की दाद देनी होगी कि पुलिस ने महज 16 घंटे में इस मामले को सुलझा लिया। लेकिन साथ ही ये कहानी इस बात का मैसेज भी मेरे हिसाब से देती है, वो ये कि अगर आप किसी भी आदमी को नौकरी से निकालते हैं या किसी के साथ अगर आप अपना रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं तो कम से कम उसको इस मुकाम पर लाकर न छोड़ें कि वो रिवेंजफुल हो जाए। ऐसा किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि अगर आप किसी को बहुत प्यार से काम से हटाएंगे या उसे डांटेंगे फटकारेंगे नहीं तो वो कोई हमला नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो दिमाग से ही क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, तो वो आप कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े वो आपकी बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपनी तरफ से कि हम जो है किसी को कम से कम ऑफेंड करें, कम से कम नाराज़ करें, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बहरहाल आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप सबको सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से DRDO के एक सीनियर साइंटिस्ट को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सतगुर सिंह खट्टरा साहब ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि उन्होंने थोड़ी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है उस मामले में जो स्पाइंग और हनी ट्रैप का मामला है। खैर, संगीता साहू जी ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपके कमेंट का। विनोद बीरखानी जी नेपाल से हैं और इन्होंने भी उस पर अपनी बात रखी है स्टोरी पे। गुरप्रीत सिंह जी का कमेंट है, सुमित है, एजाज़ अहमद साहब हैं और इसके अलावा जुडिशियस ह्यूमन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। IK फैशन है, इन्होंने लिखा है कि ज्ञान देना आसान है और उस पर अमल करना मुश्किल होता है। ज्ञान दे रहे हो तो उस पर सबसे पहले खुद अमल करना चाहिए। पता नहीं ये IK फैशन ने किसके लिए लिखा है। अगर आपने मेरे लिए लिखा है तो किस संदर्भ में लिखा है ये बात मैं समझ नहीं पाया। आपसे गुजारिश होगी कि प्लीज़ कम क्लियर, थोड़ा और साफ़ सुथरा तरीके से लिखिए जिससे मुझे बात समझ में आए। प्रकाश पुरोहित जी का कमेंट है, जय श्री राम इन्होंने लिखा है। और जलालुद्दीन इद्रिसी जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्रायन लारा जी हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा है कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने की वजह से बाढ़ में जिस तरह से रोड डूबा हुआ है उसी तरह एपिसोड भी जो है उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इस तरह का कमेंट उन्होंने किया है। अजय सोलंकी जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सादुल हक का कमेंट है, मामूनी बोरगोहा रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत। उमा शर्मा आई एम सॉरी, बेंगलुरु से हैं, नमस्ते भैया इन्होंने लिखा है, बहुत धन्यवाद आपका। रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं और माइकल प्रताप सिंह बड़ौदा से हैं, ये इन्होंने कमेंट किया है। असीम गांगुली ने कमेंट किया है, भारत इंडिया के नाम से एक आईडी है। और इसके अलावा शंकर लाल विश्नोई जी और कांति देव पांडे, बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का नाम एक बार में तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट करते रहिए, अपनी राय देते रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।